I started my clinic on 15th of October 2023 एंड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इट इज़ मार्च ऑफ 2026। तो थैंकफुली बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुझे क्लिनिक चलाने में जेब से ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। द क्लिनिक प्रैक्टिकली रन्स ऑन इट्स ओन। But I have learned so many things over the past roughly 2.5 years that I want to share with you if you are also interested in starting your first clinic. The first friendly advice is that bite only as much as you can chew. यानी कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही खर्चा करो, उतना ही प्लानिंग करो। ये कहना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज स्टैंडर्ड इंटरनेट मोटिवेशनल बिजनेस एडवाइस इज कि बड़ा सोचो, दूर का सोचो। बट एज डॉक्टर्स हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मेन काम दुनिया की सबसे बेस्ट क्लिनिक चलाना या चेन ऑफ क्लिनिक्स बनाना नहीं है। हमारा मेन काम है मरीज ठीक करना। एंड क्लिनिक सिर्फ एक जरिया है पेशेंट्स को मिलने का, जहाँ से कि आप उन्हें ठीक करने के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, या अगर आप सर्जन है मेरी तरह तो आप किसी हॉस्पिटल में ले जाके उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट लोकेशन इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज यू थिंक। कहने का मतलब कि जो स्टैंडर्ड बिजनेस एडवाइस है कि आपकी लोकेशन जो होनी चाहिए वो ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए एंड एकदम चौक पे फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए, देखने में बहुत विजिबल होनी चाहिए, ये उन बिजनेसेस पे अप्लाई करता है जहाँ पे लोग इम्पल्स परचेज करते हैं। इम्पल्स परचेज मतलब कि आपको दुकान दिखी, आपको कुछ याद आया एंड आपने वो चीज़ खरीद ली। फॉर एग्जाम्पल कि कोई चाय की दुकान है, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई कपड़ों की दुकान है, वगैरह वगैरह। बट डॉक्टर्स के केस में लोग जनरली आज के समय में डॉक्टर को मिलने के पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स के थ्रू हो, फ्रेंड्स के थ्रू हो, या ऑनलाइन गूगल रिव्यू देख के, वेबसाइट देख के फिर ही वो डिसाइड करते हैं कि हम फलाने डॉक्टर को मिलने जाएं या नहीं जाएं। तो अगर आपको क्लिनिक खोलने का मौका मिल रहा है अपने बजट में, लेकिन वो जगह बहुत विजिबल नहीं है, एकदम चौक पे नहीं है, तो भी आप खोल सकते हैं क्लिनिक, क्योंकि आपकी 50% 60% विजिबिलिटी जो है आपकी रेप्यूटेशन से, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो आपकी रेप्यूटेशन है उससे आएगी, ना कि आपकी लोकेशन से आएगी। तो उस चीज़ में आप पैसे बचा के उनको किसी और ज़रूरी चीज़ पे खर्च कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट सजेशन विच इज़ मार्केटिंग। अगर कोई मुझे आज पूछता कि मैं क्लिनिक खोलने के लिए सबसे पहले क्या करूं, तो आई वुड से कि आप जगह फाइनल करने के पहले एक वेबसाइट बनाइए एंड जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे गूगल माई बिजनेस की एक प्रोफाइल बना के अपना उस पर कंटेंट डालना, वीडियोस डालना, अपने जो प्रोसीजर, जो भी ब्रांच आप परस्यू करते हैं उसके बारे में बोलना शुरू कर दीजिए। बिकॉज आप चाहे या ना चाहे मॉडर्न दुनिया की ये रियलिटी है कि लोग आपको मिलने के पहले आपके बारे में इंटरनेट पे पढ़ के ही आएंगे। अगर आप अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर करें या किसी फ्रीलांसर को हायर करें जो कि आपका काम आसान बना दे। पहले मैं सोचता था कि ये सब बहुत ही अननेसेसरी खर्चा है, बट विथ टाइम आई रियलाइज दैट अगर आपको कोई गेम खेलना है तो उस गेम के रूल्स आपको पता होने चाहिए एंड मेकिंग श्योर दैट योर पेशेंट्स नो कि आप कौन से चीज़ के डॉक्टर हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं, इज अ रूल दैट यू कैन नॉट ब्रेक। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी with your own questions and one-on-one consultation, then you will find all the relevant links in the description box below. Next is don't try to do everything on your own. As doctors हमें सिखाया जाता है कि आप हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हर छोटी बड़ी चीज़ करना आपका काम है, बिकॉज परफेक्शन सिर्फ आप ही के अंदर है एंड अगर आप काम किसी और को बता दोगे तो वो उतना अच्छे से नहीं करेगा। तो आप क्लिनिक का हर छोटा बड़ा काम अगर खुद करने लगेंगे तो आपका फोकस जो है, जो आपका अटेंशन है, वो आपके मेन काम से हट जाएगा जो कि एक्चुअली पेशेंट्स देखना है। तो क्लिनिक चलाने का अननेसेसरी स्ट्रेस आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपकी सारी स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी सिर्फ मरीज देखने में यूज होनी चाहिए एंड ये स्ट्रेस तभी कम होगा जब आप अपना काम बांट देंगे बाकी लोगों। तो अपना काम बांटने के, अपना स्ट्रेस बांटने के भी कई तरीके हो सकते हैं। One very good example is to invite your colleagues in your clinic। जो आप स्पेशलिटी करते हैं उससे एसोसिएटेड जो स्पेशलिटीज़ होती हैं उनको आप अपने क्लिनिक में आने का अवसर दीजिए, उनके लिए टाइम डिसाइड कर दीजिए, स्लॉट डिसाइड कर दीजिए। बिकॉज जाहिर सी बात है कि आप दिन के 8-10 घंटे क्लिनिक में नहीं बिताएंगे अनलेस यू आर अ फैमिली फिजिशियन, जिनका मेन काम ही है क्लिनिक में कंसल्टेशन करना। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपका काम मेन हॉस्पिटल में होता है बट क्लिनिक में आप सिर्फ मरीजों को बुला रहे हैं, तो आप दिन में 2-3 घंटे एंड शाम को 2-3 घंटे बैठेंगे तो भी इनफ है। हालांकि बचा हुआ समय आप यूज़ कर सकते हैं बाकी डॉक्टर्स को इनवाइट करके, जिससे कि आपके क्रॉस रेफरल्स बढ़ेंगे एंड आपका जो रेंट है, जो ओवरऑल खर्चा है, वो डिवाइड हो जाएगा।
सेकेंड वे ऑफ मेकिंग योर लाइफ ईजी इज टू हायर गुड एम्प्लॉयज। आपके क्लिनिक में एक मैनेजर होना चाहिए जो कि आपका रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है या हो सकती है। उसको एक बार आपने पूरा सिस्टम समझा दिया है तो फिर वो बाकी सारी चीज़ें अपने लेवल पे कर सकते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए जिससे कि उनको भी ऐसा लगे कि उनके कहने से कोई चीज़ होती है। सामने वाला हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में 80% ही अच्छे से काम कर पाए, बट एटलीस्ट आपका जो स्ट्रेस है वो 100% कम हो जाएगा। अपने एम्प्लॉयज से, अपने रिसेप्शनिस्ट से, मैनेजर से, क्लीनिंग वाली मौसी से सबसे अच्छे से काम कराने का तरीका है प्रोटोकॉल्स बनाना एंड सिस्टम्स बनाना। अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी क्लिनिक जिसमें सिर्फ 2 एम्प्लॉयज हैं से लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जहाँ पे हजारों एम्प्लॉयज होते हैं, सब जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे काम करते हैं जो कि उनके सीनियर्स ने, उनके मैनेजर्स उन्हें बना के दे दी होती है। इससे होता यह है कि हर छोटी चीज़ के लिए आपको बार बार फ़ोन नहीं आता है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, आपको हर छोटी चीज़ का जवाब नहीं देना होता है। एंड एम्प्लॉयज़ को भी सिस्टम पता होता है, उन्हें पता है कि फलानी प्रॉब्लम आई है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, किसको कॉल करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आपने सही इनफ इंटेलिजेंट पर्सन हायर किया है तो वो इनको समझ के अपने आप ही चीज़ें करने लगेगा। हम डॉक्टर्स हिसाब करने में बहुत कच्चे होते हैं, तो जब से मैंने क्लिनिक शुरू करी मैंने हर छोटे बड़े खर्चे को लिखना शुरू कर दिया। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, बट मुझे इतना मालूम था कि लिखना ज़रूरी है। तो एवरी मंथ एक गूगल ड्राइव पे एक्सेल शीट है जिसमें मैं सारे इनकम लिखता हूँ एंड सारे खर्चे लिखता हूँ। विथ टाइम यू विल हैव इनफ डेटा जिसको कि आप बाद में एनालाइज कर पाएंगे। इनफैक्ट आप उसको चैट जीपीटी में डाल के अगर एनालाइज करने बोले तो आपको बहुत अच्छे टिप्स एंड एडवाइस भी मिलेगी। तो ये सब तभी हो पाएगा अगर आपकी आदत है अपने खर्चे को लिखने की। ये तो आप क्लिनिक तभी शुरू कीजिए जब आपके पास इतनी फाइनेंशियल सेविंग्स है कि एटलीस्ट 3 महीने या आइडियली 6 महीने तक अगर आपने वहाँ से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए तो भी आप सस्टेन कर जाएंगे। अनदर वे ऑफ मेकिंग योर क्लिनिक मोर सस्टेनेबल इज टू ऐड मोर सर्विसेज। एक जो मैंने गलती करी, जो मैं अब भी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, इज नॉट हैविंग प्रोसीजर्स टू डू और एडिशनल सर्विसेज इन योर क्लिनिक। मैंने देखा है कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं वो सिर्फ आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ आपने जो दवा लिखी है वो प्रेस्क्रिप्शन लेके नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि फिर से मुझे क्लिनिक सेटअप करनी है तो आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि मैं अपने क्लिनिक में अवेलेबल करा सकता हूँ मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने क्लिनिक में बुला सकता हूँ जो कि कोई प्रोसीजर्स करता हो, जिससे कि सिर्फ आपके कंसल्टेशन के भरोसे आपकी अर्निंग ना हो। नेक्स्ट थिंग दैट रियली मेड माई लाइफ ईजी इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अभी ये सुनने में बहुत ही बोरिंग एंड बहुत ही अननेसेसरी लगता है, बट बिलीव मी, अगर आपके रिकॉर्ड्स स्ट्रीमलाइंड है तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। तो मैं बेसिकली 2 तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन करता हूँ। एक, सारे पेशेंट्स का डेटा रिसेप्शनिस्ट द्वारा एक रजिस्टर में लिखा जाता है हाथ से जैसे ही पेशेंट आते हैं, एंड इन द फ्री टाइम द सेम डेटा इज एंटर्ड ऑन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में गूगल शीट्स है, उसमें आप सारा डेटा एंटर कर सकते हैं। जो पेशेंट के आपने प्रेस्क्रिप्शंस लिखे हैं उनको आप गूगल ड्राइव पे सेव करके रख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कभी भी किसी पेशेंट का कोई रिकॉर्ड चाहिए, मान लीजिए उनने को आपको मैसेज करके कोई दवा पूछ ली, कोई ऑल्टरनेटिव पूछ लिया, या वो आ गए आपके पास लेकिन अपना पुराना पेपर नहीं लेके आए, तो आप तुरंत अपने कंप्यूटर पे उसको ढूंढ के अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा काम फ्री में गूगल ड्राइव से चल रहा है तो मैंने उसको अभी तक चेंज नहीं किया। जहाँ तक प्रेस्क्रिप्शन देने की बात आती है, आई वुड सजेस्ट कि आप इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शंस देना शुरू कर दीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपके हैंड राइटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। किसी भी मरीज को आपकी हैंड राइटिंग पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इनफैक्ट आजकल इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप दवा का नाम लिखो तो उसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट है वो अपने आप ही नीचे लिख के आ जाता है। एंड द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फोकस ऑन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट, नॉट जस्ट राइटिंग ट्रीटमेंट्स एंड टेलिंग कि आपको ये फलानी बीमारी है, ये दवा खाओ और 1 हफ्ते बाद आओ, या ये फलाना ऑपरेशन करा दो और ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। योर क्लिनिक इज अ वे ऑफ शोइंग योर पर्सनैलिटी, शोइंग योर नॉलेज। आप अपने आप को एज अ डॉक्टर अपने क्लिनिक में शोकेस कर रहे हो। तो जैसे शोकेस में हम हर चीज़ को एकदम चमका के रखते हैं, एकदम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, वैसे ही आपको अपने आप को अपनी क्लिनिक में प्रेजेंट करना है। एंड दैट विल रियली गिव द पेशेंट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग यू, जिससे कि वो आगे का ट्रीटमेंट आपसे लेना चाहेंगे, ना कि सिर्फ बाहर लोग लाइन में खड़े हैं, आप उनको 10 मिनट के लिए मिले, आपने उनको ठीक से देखा भी नहीं, बस हाँ हूँ करके दवा लिख दी
और उनको दे दिया और फिर अगले पेशेंट को बुला लिया। तो ये दोनों किस्म के डॉक्टर्स में, ये दोनों पेशेंट एक्सपीरियंसेस में बहुत फ़र्क है। एंड जाहिर सी बात है कि कौन से पेशेंट के एक्सपीरियंस को, किस किस्म के डॉक्टर्स को फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी। सो विद दैट आई थिंक मैंने काफ़ी ज्ञान पेल दिया है आज के लिए। आई हैव अ होल प्लेलिस्ट ऑफ वीडियोज़ वेयर आई हैव शेयर्ड माई क्लिनिक रनिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल द टिप्स, नॉलेज, व्लॉग्स वगैरह. Make sure you check them out if you want to know more about starting a private practice.